अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन BBC की जो नई फुटेज है मकबूजा कश्मीर के हवाले से, उससे अंदाज़ा होता है कि गुज़श्ता रोज़ कश्मीरी नौजवान कर्फ्यू और रिस्ट्रिक्शंस को डिफाई करते हुए, चैलेंज करते हुए बहुत बड़ी तादाद में, सैकड़ों की तादाद में सड़कों पे निकले और आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन के ख़िलाफ़ और आज़ादी के लिए उन्होंने बहुत बड़ा एक मुजाहरा किया। बैकग्राउंड में हिंदुस्तानी पैरामिलिट्री फोर्सेस की मशीन गन की जो तड़तड़ है और जो उसकी फायर है वो भी मसलसल सुनाई देती है। इससे ये पता चलता है कि कश्मीरी स्ट्रीट जो है वो भारत के नरेंद्र मोदी की फस्ताई हुकूमत का आर्टिकल 370 का जो फैसला है उसे कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। वहाँ अभी एक रेजिस्टेंस हमें बावजूद इन तमाम रिस्ट्रिक्शंस के, इस तमाम जबर के, हमें वहाँ एक तड़प जो है वो नज़र आती है। लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत का, जब वज़ीर आज़म मीडिया से मिले, पाकिस्तान की हुकूमत का जो एक स्टैंड पॉइंट है कि नरेंद्र मोदी का रजीम नाज़ी जर्मनी की तरह एक फैशिस्ट रजीम है जो मकबूजा जम्मू और कश्मीर में एथनिक क्लींजिंग का एक ग्राउंड स्टेज सेट कर रहा है और पाकिस्तान इसे अक़वाम मुत्तहिदा में, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में, जनरल असम्बली में, ICJ में और दुनिया भर के ज़राए इब्लाग के सामने रखने की कोशिश करेगा और एक नैरेटिव शेप करके दुनिया को समझाने की ज़रूरत है। इसमें किस हद तक पाकिस्तान को कामयाबी हो रही है, हो सकती है, इस पर बात करने के लिए पाकिस्तान परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूनाइटेड नेशन डॉक्टर मलिहा लोधी मुझे ज्वाइन कर रही हैं। डॉक्टर साहबा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, कल नजमुद्दीन शेख साहब ने मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन किया, एक्स फॉरेन सेक्रेटरी। उनका कहना ये था कि हालात इतने अजीब हैं कि फॉरेन जो सिक्योरिटी जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी हैं एंटोनियो गुतेरेस, उन्होंने पाकिस्तान ने जो ख़त लिखा था उस पर उन्होंने P5 कंट्रीज़ को ब्रीफ भी नहीं किया, ब्रीफ करने से गुरेज कर रहे हैं। सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशंस के शहर में है ही नहीं, वो छुट्टी पे गए हुए हैं। तो अच्छा। ये तो जो जिसकी उन्होंने निशानदेही की है ये तो इट्स आउट ऑफ द क्वेश्चन कि जब वो मौजूद ही नहीं है तो वो तो क्या ब्रीफ करेंगे। लेकिन ये ज़रूर है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल है इस वक्त पोलैंड के पास है। ये प्रेसिडेंसी हर महीने एक मुख्तलिफ मुल्क के पास होती है काउंसिल मेंबर के। उनसे मैं मिल चुकी हूँ और उनको मैंने वज़ीर ख़ारजा का ख़त दिया जो उन्होंने लिखा, जिसमें कि सारी पाकिस्तान का मौक़िफ़ बयान हुआ है, इंक्लूडिंग जो इसकी आपने भी अभी निशानदेही की, द कंसर्न ओवर डेमोग्राफिक चेंजेस, द असॉल्ट ऑन वही जो 370 का है, यानी कि द इलीगल एनेक्सेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। क्या रद्द-ए-अमल है जो प्रेसिडेंट हैं? प्रेसिडेंट ने सब मेंबरान को इंडिविजुअली ब्रीफ किया और ये लेटर हैज बीन सर्कुलेटेड और ये लेटर हैज बिकम अ डॉक्यूमेंट ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। लेकिन अब इससे हमने आगे जाना है। हमारी जो सफारती कोशिशें यहाँ पर हैं वो ऑब्वियसली उनका स्ट्रेटेजिक फोकस तो यही है कि हम काउंसिल में लेके जाएंगे। ठीक है। जैसे कि आपको पता है आज वजीर ख़ारजा ने भी फिर से एक प्रेसर किया है जिसमें कि उन्होंने बताया कि उनके चीन का जो दौरा था वो कितना कामयाब रहा। तो मैं समझती हूँ कि इस वक्त हमारा फोकस जाहिर यही है और इसके लिए हम जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इन्हीं लाइन्स पे कर रहे हैं कि हम जो मैं सब 15 काउंसिल मेंबर्स उन सब से मैं मिल चुकी हूँ ऑलरेडी। ठीक, लेकिन चीन का तो मौक़िफ़ बड़ा हेल्पफुल है, लेकिन जो बाकी P4 कंट्रीज़ हैं, जैसे आपने कहा कि ख़त आपने दे दिया प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट का ने उस ख़त को रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया, लेकिन ख़त में तो हमने एक्शन डिमांड नहीं किया था अक़वाम मुत्तहिदा से। जी, मगर अब हम एक्शन डिमांड करेंगे ना, इसलिए कि हर चीज़ यानी कि डिप्लोमेसी इज ऑलवेज स्टेप बाय स्टेप। मैं हमेशा कहती हूँ इट्स अ प्रोसेस नॉट एन इवेंट। वो एक ही दिन में ख़त्म नहीं हो जाता है, इट्स अ प्रोसेस। तो अब उसको हम स्टेप बाय स्टेप लेके जा रहे हैं आगे एंड ऑफ कोर्स हम ब्रीफ कर रहे हैं। अब हम एक माहौल बना रहे हैं और इस माहौल में जो हमें जिस चीज़ से तक़वियत मिली है वो UN सेक्रेटरी जनरल की जो स्टेटमेंट है, ठीक है, उनकी जो स्टेटमेंट है उसके जो मुख्तलिफ पहलू हैं, मैं सिर्फ एक दो की आपके सामने निशानदेही करती हूँ। एक तो ये उन्होंने कहा कि देखें द सोल्यूशन हैज टू बी इन अकॉर्डेंस विद द चार्टर ऑफ यूनाइटेड। चार्टर में तो जी, चार्टर तो जो UN का चार्टर है मुईद, उसमें तो इंटेग्रल पार्ट ऑफ दैट चार्टर इज द राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन। उन्होंने UN सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस का भी रेफरेंस दिया, विच मीन्स के पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है उसकी भी तायीद हुई। उन्होंने ये भी कहा कि जो इस वक्त पाबंदियां लगाई हैं भारत ने और उसकी काबिज फौज ने जम्मू एंड कश्मीर में, उन पाबंदियों से वहाँ की ह्यूमन राइट सिचुएशन कहीं ज़्यादा एग्जैसरबेट हो जाएगी
اگر یہ پابندیاں کنٹینیو کرتی ہیں. تو یہ بہت ہی اہم اسٹیٹمنٹ ایک بہت ہی نازک وقت پہ آیا, اور میں سمجھتی ہوں کہ اس پہ کافی ممالک جو ہیں they all read it, یہ تو یہاں پر پڑھا گیا ظاہر ہے, تو اس کا کافی اثر ہوا ہے. لیکن اب آج ہی بھارتی ذرائع ابلاغ جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ رشیا کی جو سٹیٹمنٹ آئی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشنل چینجز جو ہیں یہ ہندوستان کے آئین کا اندرونی معاملہ ہے, اور یوں رشیا نے کم از کم اپنا وزن جو ہے وہ بھارت کے ساتھ, ہندوستان کے ساتھ ڈال دیا. دیکھیے آگے جا کے ظاہر ہے ہمیں سب کو کنونس کرنا پڑے گا, اور ایسے ممالک جن کی یعنی کہ اگر ریزرویشنز بھی ہوتی ہیں کاؤنسل میٹنگ پہ تو ان کو بھی ہمیں آمادہ کرنا پڑے گا. تو یہ تو چیلنج ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, مگر آپ یہ بھی دیکھیں کہ OIC سے ہمیں اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ ملی ہے, اور مزید لوگ بھول جاتے ہیں کہ اس وقت سیکورٹی کاؤنسل میں 3 ممالک ہیں وہ ممبرز آف دا OIC. So it's Kuwait, Indonesia and Cote d'Ivoire, an African country. یہ تینوں ان کے ممبرز ہیں. OIC کے سیکرٹری جنرل نے بڑا سالڈ اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ دیا ہے, ریاض سے ایک اچھا اسٹیٹمنٹ آیا ہے. تو میں سمجھتی ہوں یہ بھی ہم ایک ماحول کو کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. دیکھیے ماحول پہلے بنانا پڑتا ہے, یو ہیو ٹو شیپ دی انوائرمنٹ بفور یو ٹیک اینی ایکشن. تو ہماری تو کوشش یہی ہوگی کہ ان ساری چیزوں سے فائدہ اٹھا کے ہم آگے لے کے جائیں سچویشن. ڈاکٹر لودھی, امریکہ کی اسٹیٹمنٹ تو 2 دفعہ آئی ہے کہ امریکہ ابھی بھی امریکہ کے نزدیک جموں اینڈ کشمیر کے اسٹیٹس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے. 2 دفعہ امریکہ کی اسٹیٹمنٹ آئی, لیکن ہمارے نالج میں نہیں ہے کہ برطانیہ اور فرانس کا بھی کوئی پوزیشن آئی ہے اس پورے ایشو پہ کہ نہیں. دیکھیے اس وقت میرا خیال مناسب نہیں ہوگا, بیکاز میں ان لوگوں سے اس وقت گفتگو میں ہوں, میں کنسلٹیشنز میں ہوں کہ میں ان کی پوزیشن ڈپکٹ کروں. ان کی پوزیشن صرف وہی ڈپکٹ کر سکتے ہیں. میں تو آپ کو یہ بتا سکتی ہوں کہ ہماری جو ڈپلومیٹک ایفرٹس ہیں ان کے ایلیمنٹس کیا ہیں, ان کا فوکس کیا ہے, اس کا آبجیکٹو کیا ہے. تو ہم جن چیزوں پہ زور دے رہے ہیں وہی آپ کے ویورز کے لیے وہ یہی ہے کہ دیکھیں 11 سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشنز ہیں اسپیسیفکلی آن کشمیر, جموں اینڈ کشمیر. ان سب کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ خلاف ورزی ہوئی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ایک ریزولوشن جس کا میں بار بار ذکر کر رہی ہوں وہ ہے ریزولوشن 38 سیکورٹی کاؤنسل کی آف 1948. اور یہاں میں یہ بھی کہہ دوں بیکاز کسی اور نے بھی مجھ سے یہ سوال کیا کہ یہ تو بڑی پرانی ہے جی ریزولوشن. تو میں نے کہا جی کوئی اسٹیچوٹ آف لمیٹیشنز نہیں ہوتا ہے سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشن میں, کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہوتی ہے. سو گوئنگ بیک ٹو 38 ریزولوشن نمبر 38, اس کی جو دوسری شق ہے وہ بڑی کلیئرلی کہتی ہے کہ کوئی ملک جو ہے وہ جو سچویشن ہے جموں اینڈ کشمیر میں اس کو تبدیل نہیں کر سکتی. تو یہ تو بڑا obvious ہے کہ جو ہندوستان نے کوشش کی ہے اس کو تبدیل کرنے کی. اور پھر میں واپس جاتی ہوں UN سیکرٹری جنرل کی اسٹیٹمنٹ. دیکھیں ان کا اسٹیٹمنٹ دینا ہی ٹھیک نہیں, وہ اسٹیٹمنٹ تو ان کی ہیلپ فل ہے, لیکن پرائم منسٹر نے جو یہاں ہم سے میٹنگ کی انہوں نے کہا کہ ہم سیکورٹی کاؤنسل کے علاوہ جنرل اسمبلی میں جانے کا سوچتے ہیں, ہم وایا سلامتی کاؤنسل ICJ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جانے کا سوچتے ہیں, اور دنیا بھر کے ذرائع ابلاغ کے سامنے یہ کیس رکھنا چاہتے ہیں. وہاں آپ کو کیا لگتا ہے, کیونکہ ہندوستان کی انٹیلیجنسیا کا بڑا ہولڈ ہے تھنک ٹینکس میں, یونیورسٹیز میں, دنیا بھر کے ذرائع ابلاغ پہ, وہاں کیا آپ ہمیں کرتے دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو آپ یہ بھی مد نظر رکھیں کہ اس وقت انٹرنیشنل پبلک اوپینین جو ہے, میں گورنمنٹ اوپینین کی بات نہیں کر رہی, انٹرنیشنل پبلک اوپینین کیا ہے ایز ریفلیکٹڈ ان دا نیو یارک ٹائمز, واشنگٹن پوسٹ, فائنینشیل ٹائمز, گارڈین اینڈ BBC. یہ کون ہیں یہ لوگ؟ یہ ویسٹرن میڈیا آؤٹ لیٹس ہیں. کیا کہہ رہے ہیں یہ کہہ یہ رہے ہیں کہ جو ہندوستان نے کیا ہے وہ بالکل بہت بڑی غلطی کی ہے انہوں نے, اور انہوں نے ہندوستان کی شدید تنقید کی ہے اور ابھی بھی چل رہی ہے. اداریہ ہیو بین ویری اسٹرانگ. تو آپ یہ بھی دیکھیں کہ دیکھیں ماحول صرف حکومتوں کی پوزیشن سے نہیں بنتا, اور آپ سے بہتر کون جانتا ہے ماحول پبلک اوپینین سے بھی بنتا ہے. پبلک اوپینین جی, اور پبلک اوپینین آپ دیکھ لیجئے, یہ پہلی دیکھیں 2-3 چیزیں انپریسیڈنٹڈ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اتنا فوکس, انٹرنیشنل فوکس آن مقبوضہ جموں اینڈ کشمیر مجھے نہیں یاد پڑتا کہ اتنا زیادہ ہو کبھی. مے بی 90s میں تھا جب فریڈم موومنٹ ایک خاص پوائنٹ پہ گئی, ایک خاص پیک پہ گئی, اور اب ہے. ٹھیک ہے,
नंबर 2, मुझे याद नहीं पड़ता कि इतने ज्यादा मगरब के जो हैं इदारे, टीवी वगैरह, वो इतना स्ट्रांगली ना सिर्फ फोकस करें कश्मीर पे, मगर ये भी साथ साथ कहें कि जी बहुत ज्यादती हो रही है, बहुत ज्यादती हो रही है। डॉक्टर लोधी, मुझे आगे मैं डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की तरफ चलना है। बहुत शुक्रिया पाकिस्तान की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव यूनाइटेड नेशन डॉक्टर मलिया लोधी, जो से पहले अमेरिका में पाकिस्तान की एम्बेसडर रह चुकी हैं और बरतानिया में भी रह चुकी हैं। वो हमें पर्सपेक्टिव दे रही थी न्यूयॉर्क से। वो समझती हैं कि एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है, जैसे जैसे ये सूरत हाल डेवलप होगी नाज़रीन हम इस पर मज़ीद कॉमेंट भी करते रहेंगे। अब चलते हैं पाकिस्तान की दाखिली सियासत की तरफ, जहां एक तरफ तो एक रद्द-ए-अमल है कि शरीफ ख़ानदान का और PMLN की अक्सर लीडरशिप जो है वो गिरफ्तार हो रही है। ऐसा लगता है कि सिर्फ इन दी एंड अगर शहबाज शरीफ साहब भी जो हैं वो ग़ालिबन बाहर रह जाएंगे, तो यहाँ तक तो बात बहुत समझ में आती है। लेकिन दूसरी तरफ नैब के ज़राए से और नैब के साथ जो ज़राए करीब हैं उनसे जो हमने जब केस के बारे में मालूम किया, वो इन्फॉर्मेशन जो सामने आ रही है कि कैसे जो मरीम नवाज़ साहिबा के ख़िलाफ़ लेटेस्ट केस है नैब का, वो किन बुनियादों के ऊपर है। और वहाँ ये पता चलता है कि नवाज शरीफ साहब ने नासिर लोथा, जो एक रियल एस्टेट के बिजनेसमैन हैं बरतानिया में, पहले उनको $4.8 मिलियन की पेमेंट की कुछ फ्लैट्स लेने के लिए। 2 महीने के बाद उन फ्लैट्स को कैंसिल कर दिया गया, और जब उन्हें कैंसिल किया गया तो नासिर लोथा को ये कहा गया कि बजाय बरतानिया में नवाज शरीफ साहब के अकाउंट में इन पैसों को वापस करने के, उन्हें अकाउंट दिया गया चौधरी शुगर मिल CSM का, और कहा गया कि ये पैसे चौधरी शुगर मिल में ट्रांसफ़र कर दिए जाएं। तो वो पेमेंट फिर पाकिस्तान में चौधरी शुगर मिल के अकाउंट में इस तरह से ट्रांसफ़र हुई कि लगता था कि नासिर लोथा ने चौधरी शुगर मिल के अंदर कोई ट्रांसफ़र किया। सब्सिक्वेंटली फोर्स डॉक्यूमेंट्स के जरिए नासिर लोथा के नाम पे, जबकि वो बाखबर नहीं थे, उनके नाम पे शेयर्स जो हैं चौधरी शुगर मिल्स में ले लिए गए, और फिर उन शेयर्स की मुंतकली मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा के नाम पे हो गई। यूं नासिर लोथा को कभी मरीम नवाज ने उन शेयर्स की पेमेंट नहीं की, डॉक्यूमेंटेशन फोर्ज थी। अब जब मरीम नवाज साहिबा से ये पूछा गया कि ये $4.8 मिलियन आपके अकाउंट में कैसे आए हैं, तो वो इस सवाल का जवाब देने से कासिर थी। 8 तारीख को उन्होंने एविडेंस लेके आना थी, उन्होंने कहा मुझे मजीद वक्त चाहिए। इस पे उन्हें नैब ने गिरफ्तार कर लिया है। जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं उनको ये लगता है कि अगर जो नैब ने इल्ज़ामात लगाए हैं, अगर ये इल्ज़ामात इसी तरह से हैं और मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा या उनके वकील किसी किस्म का कोई खातिर खा जवाब इसमें फैक्चुअल लेवल पे ना दे सके, इसे गलत साबित ना कर सके, तो फिर मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा का सियासी मुस्तकबिल अब आगे खासा मुश्किल नज़र आता है। ये वो बैकग्राउंड है नाज़रीन जिसमें मुझे 3 मेरे इंतहाई डिस्टिंग्विश्ड एनालिस्ट मुझे ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियोज़ में। मेरे साथ पाकिस्तान के प्रोमिनेंट कॉलमिस्ट और पॉलिटिकल कमेंटेटर जनाब इरशाद भट्टी साहब तशरीफ़ रखते हैं। मेरे लेफ़्ट पे तशरीफ़ रखते हैं राजा आमिर अब्बास साहब, जो साबिक डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल हैं नैब के, और मुझे वाया सेटेलाइट कराची से पाकिस्तान के प्रोमिनेंट पॉलिटिकल कमेंटेटर और कॉलमिस्ट जनाब मज़हर अब्बास साहब ज्वाइन कर रहे हैं। तो नाज़रीन, मज़हर अब्बास से अगर बात का आगाज़ कर, मतलब इज़ दिस अ करेक्ट एनालिसिस एंड कमेंट बाय समबडी कि ये केस जो है ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है, बहुत ही ज़्यादा मजबूत है, बहुत डिफ़िकल्ट है। मरीम नवाज साहब अगर इसका जवाब नहीं दे सकती तो उनका तो पॉलिटिकल कैरियर ही सारा यहाँ ख़त्म हो जाए। डॉक्टर साहब आपने मज़हर कहा, लेकिन आप राजा आमिर से मुखातिब हैं कि आपने जो 10-15 मिनट अभी मलिया लोधी साहब के साथ 12 मिनट लगाए हैं, हाँ। तो उसकी जो जिस्ट हमें नज़र आ रही है कि इट्स अ प्योरली एकेडमिक उन्होंने बातें की हैं कि जनाब ऐसे यूनाइटेड नेशन से जो 38 की वो है 1948 वाली, उसके बाद हम ये करेंगे। बट डॉक्टर साहब, माय पॉइंट ऑफ व्यू इज़ कि दीज आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस। आप यूनाइटेड नेशन में जाइए, आप OIC में जाइए, लेकिन जब तक आपके इंटरनल प्रेशर बिल्ड नहीं होगा इंडिया के खिलाफ। इंटरनल प्रेशर कैसे बिल्डअप होगा? इंटरनल प्रेशर ये होगा कि आपने एक डायरेक्शन लेनी है, आपने इन अदारों के पास तो जाना है, लेकिन आपने जाना है अपने टर्की के पास, आपने जाना है ईरान के पास, आपने जाना है रशिया के पास। ऑल्दो इट्स टू अर्ली कि 2 या 4 दिनों में कहीं भी आपको किसी का मौक़िफ़ नहीं आएगा, लेकिन जो आपने कांस्टेंट एफर्ट्स करनी है, आपने इस डायरेक्शन में जाना है और एक बिल्डअप करना है। इट इज़ नॉट लाइक कि जी बुक से या अभी किसी उससे, उन्होंने तो अपने आइन की धज्जियाँ बखेर दी हैं, उन्होंने अपने आइन की खिलाफ वर्जी की है। तो दिस नीड्स समथिंग स्पेशल, नॉट ये कि जी आज हमने उधर ख़त लिख दिया, आज हमने डोसियर दे दिया, आज ये। नाउ कमिंग बैक, पहले फिर इसी को जरा डिस्कस कर ले, फिर हम इस पे फिर मरीम नवाज पे फिर आ जाते हैं आफ्टर द ब्रेक। आपको क्या लग रहा है कि डॉक्टर मलिया लोधी ने जो एक पूरी हमें डिटेल दी है स्टेप बाय स्टेप डिप्लोमेसी की, ये आपको इफेक्टिव होते नजर आती? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वज़ीर ख़ारजा वो हैं जो दोस्तों को बताते फिरते हैं कि मुझे ज़बरदस्ती वज़ीर ख़ारजा लगा दिया गया, मैं तो CM बनना चाहता था, इमरान खान ने ज़बरदस्ती लगाया। बातें करना बड़ा आसान है,
मगर असल में डिलीवर करना कभी भी नहीं किया उन्होंने। डिलीवरी में आप आज चाहते आप क्या वो हैं? करतारपुर, मैं कर चाहता क्यों, मैं वो उस पर करतारपुर हो, गुगली मारी, कुछ और वो उधर चले गए, वो मुल्तान की सरहद पे कि भारत जंग लगने लगी है, स्टॉक एक्सचेंज बैठ गई, सारा कुछ, यानी कोई कुछ नहीं। अच्छा, सफारतकार पिछले 5 साल में 55 अरब खर्चने वाले, या हमारे सफारतकार 0 माइनस 0, कुछ भी नहीं किया। कोई बताएं कोई किया हो? आपने पेशगी बंदी क्या किया? आप मोदी कब से कर रहा था, उस वक्त क्या किया? पेशबंदी क्या? माजर चाहता हूँ अगर जमहूरियत ख़तरे में ना, आर्मी की फॉरेन पॉलिसी पे एफर्ट्स निकाल दी जाएं, इनका तो क्रियाक्रम हो गया है इनका तो। और मलिया लोधी 93 से 96 तक अमेरिका, 1999 से 2002 तक अमेरिका, उसके बाद 5 साल बरतानिया, 15 से इधर यूएनओ में, मैंगो पार्टी, पेस्ट्री पार्टी, राहदारियों में तस्वीरें। डिप्लोमेसी भाई खुदा का खौफ करें, डिप्लोमेसी कभी हमारे पास आगा शाही, साहबजादा यकूब अली खान मुस्तकिल मंदूब होते थे, उनका होल्ड होता था, उनकी स्टे होती थी, वो बात करते थे, लोग सुनते थे। ये क्या कर रहे हैं? कुछ उस अखबार में आ गए, उस अखबार में आपने लगवाया है, कोई एक भी आर्टिकल आपने लगवाया हो? क्या कर लिया आपने? छुट्टी पे गए हुए, हमारा पूरा खिता, आपने क्या कर लिया? आपकी क्या एफर्ट्स थी? छुट्टी पे तो वो गए हुए हैं, ठीक है, क्या खुदा के लिए। एक तो हम भूखे नंगे हैं, हमारी कोई हैसियत नहीं, हमारा कशकोल सारा कुछ वो ठीक है, अब हम आलमी तनाई भी है, 2-4 मुल्कों के अलावा हमारे साथ कोई है नहीं, ये भी ठीक है। भारत बड़ी मंडी है, ये भी ठीक है। भारत की बहुत ज़्यादा से है, ये भी ठीक है। भारत की सफारतकारी हमसे बेहतर है, ये भी ठीक है। भारत ने बड़ी पेशबंदी की है, ये भी ठीक है। भारत मुत्तहिद है हमारे, वो कह रहे हैं कि सारों को इनको रिहा करो तो तब कश्मीर आज़ाद होगा, ये भी ठीक है। लेकिन इसके बावजूद कुछ करना था। जिस तरह मैं कहता हूँ ना, इमरान खान साहब बहुत ईमानदार, ऑनेस्ट और डिलीवर करने वाले होंगे, मगर ये वो टीम नहीं है जिससे वो करवा सकेंगे। इसी तरह ये वो टीम नहीं है जिससे हो सके। ये वो टीम नहीं है। क्विकली मजहर अब्बास, आपको क्या लगा? आपने भी सुना डॉक्टर मलिया लोधी ने जो स्टेप बाय स्टेप डिप्लोमेसी का जिक्र किया, उसको एक्सप्लेन किया, आपका क्या रद्द-ए-अमल है इस पर? देखिए मुईद, $1 मिलियन क्वेश्चन ये है कि क्या हमारी एफर्ट्स, चाहे वो स्लो हों या तेज़ हों, क्या हम इंडिया को ये मजबूर करवा पाएंगे कि वो इस फैसले को रिवोक करे? ये आपका हमारा की वो होगा। अगर हम ये कराने में नाकाम रहे तो फिर ये हमारी नाकामी होगी। अब इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, क्या यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर इस बात पे हम कंसेंसस बनवा पाएंगे कि उनमें से कोई मेंबर इसे वीटो ना करे। अभी तक आपने चाइना के अलावा जो है अमेरिका से अश्योरेंस आपको नहीं है, कंप्लीटली आप नहीं कह सकते। आपका अभी तक रशिया से कोई राब्ता नहीं है, आपका फ्रांस से कोई राब्ता नहीं है। बरतानवी वज़ीर आज़म से ज़रूर आपकी बात हुई है, वहाँ से भी एक हौसला अफजा निशानदेही तो हुई है, लेकिन जब रेजोल्यूशन की बात आएगी कि और उनकी तरफ से कोई रेजोल्यूशन अगर आ जाता है तो ये आपकी बड़ी सक्सेस होगी। उसके बाद अगला मरहला ये है कि उस रेजोल्यूशन पे इम्प्लीमेंट कराना, जिस तरह पिछले रेजोल्यूशन रह गए, अगर उसी तरह का एक रेजोल्यूशन आता है तो उसके भी नताइज जो है वो उससे पहले रेजोल्यूशन से मुख्तलिफ नहीं होंगे। तो हमारी डिप्लोमेटिक सक्सेस क्या है वो ये हो सकती है कि अगर हम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल कोई रेजोल्यूशन दे और फिर हम उस पर प्रेशर डाल सके। दूसरी, जिस तरह अभी राजा आमिर साहब कह रहे थे, देखिए मैं इतने दिनों से जब से ये चीज़ हुई है, मैं देख रहा हूं कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो रूलिंग पार्टी हो या ऑपोजिशन की पार्टी हो, उनकी किसी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ इस मसले को डिलिब्रेशन इसमें करने का। इनकी सब अपना कहते हैं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी का थिंक टैंक मौजूद है। कोई एक थिंक टैंक बताएं जिसने बैठा हो, जिसने इस इशू पे डिलिब्रेशन की हो। पार्लियामेंट में आप क्वालिटी ऑफ स्पीचेस देख लें, 2-3 के अलावा कोई स्पीच आपको रेलेवेंट अगर नजर आए तो जब ये आपका सिनेरियो, इवन मीडिया में आप देख लें, चंद एक प्रोग्राम्स के अलावा कोई सीरियस डिबेट, इतना सीरियस इशू जिसको हम अपनी शहरक कहते हैं, वो आपकी शहरक कटती जा रही है और हम उसे जोड़ने को तैयार नहीं है। हमारी जो एफर्ट्स हैं और उस पे वो इस तरह की नजर आ रही है कि यार जैसे बिजनेस एज यूजुअल। ब्रेक लेने दे उसमें हाँ। तो जब तक हम ये कामयाबी नहीं हासिल करेंगे, मुझे मेरा ब्रेक ख्याल है लेने हमारी दीजिए। बहुत बड़ा हमारे पास पाकिस्तान सामने की- चैलेंजेस हैं। बिल्कुल सही, ठीक। एक ब्रेक ले लूं। पाकिस्तान की एम्बेसडर टू यूनाइटेड नेशन डॉक्टर मलिया लोधी ने अपनी मल्टी स्टेप डिप्लोमेसी का जिक्र किया, उस पर जो रद्द-ए-अमल है तीनों हमारे पार्टिसिपेंट्स की तरफ से, पैनलिस्ट की तरफ से, वो भी आपने सुना। एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में नायब और अपोजिशन के दरमियान जो मारधाड़ प्रोसेस चल रहा है उस पर बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक।
नाज़रीन वेलकम बैक। वक्फे से पहले हमने मोहतरमा डॉक्टर मलिया लोधी से बात की, पाकिस्तान की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं यूनाइटेड नेशन में, जिन्होंने मल्टी स्टेप डिप्लोमेसी के हवाले से पाकिस्तान के मौक़िफ़ को वाज़े किया, जिस पे आपने जो क्रिटिकल कमेंट है तीनों पैनलिस्ट का वो भी आपने सुना, जो समझते हैं कि हमारी जो ये डिप्लोमेसी है वो कोई ख़ास किसी डायरेक्शन में नहीं जा पा रही है। लेकिन नाज़रीन अब हम चलते हैं डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की तरफ, जहाँ मैंने इसका जो तमहीद है वो पहले भी रखी है कि ऐसा लग रहा है कि नैब ने जो लेटेस्ट केस बनाया है जनाब मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा के ख़िलाफ़ वो खासा मजबूत लग रहा है, और ऐसा लग रहा है जैसे उनकी जो सियासत है, उनका जो पॉलिटिकल फ्यूचर है वो खासा मखदूश है। इस पर मैं बात करना चाह रहा था। राजा आमिर अब्बास साहब, आपने इसको देखा होगा, आपको क्या समझ आता है कि ये जो केस है नासिर लोथा से पैसे लेना और नासिर लोथा का आके ये बयान दे देना नैब को कि मैं तो कभी लिए ही नहीं मैंने शेयर चौधरी शुगर मिल के, और ये पैसे तो मुझे दिए गए थे रियल एस्टेट के फ्लैट लेने के लिए जो मैंने उनको वापस किया, उन्होंने मुझे कहा इस अकाउंट में शिफ्ट कर दें, तो 4.8 मिलियन डॉलर तो तकरीबन मेरा ख्याल है 50 करोड़ रुपए बन जाएंगे। या और डॉक्टर साहब ये खाली नासिर लोथा की हद तक बात नहीं है, इनके अपने फैमिली मेम्बर्स इसमें इन्वॉल्व हैं और कुछ एक दो और भी हमें लग रहा है कि वादा माफ आ रहे हैं, और वो बता रहे हैं कि जनाब ये जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, ये ट्रांजैक्शंस अल्टीमेटली हो कह रही हैं कि ये जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स के जो शेयर्स ट्रांसफर्स हो रहे हैं ये किस कंसिडरेशन के खिलाफ हो रहे हैं, आया इसके उसमें कोई पेमेंट नहीं हुई ना, कोई पेमेंट नहीं हुई। और फिर जब बात होती है कि मरीम साहिबा से जब 31 जुलाई को पूछा गया कि बताइए ये आपके यहाँ इतना बहुत ये शेयर्स आ रहे हैं, आपने ये कैसे ट्रांजैक्शन की, आपके पास क्या चीज़ें हैं, तो उन्होंने कहा जी मेरे इल्म में कुछ नहीं। तो नैब ने एक बड़ी सिंपल सी उनको बात की कि ठीक है आप अगले 8 तारीख तक अपने इल्म में थोड़ा इजाफा कीजिए और आ जाइए और हमें ये तमाम रिकॉर्ड दे दीजिए कि ये शेयर्स आपने कैसे बाइंग परचेजिंग और सेलिंग की है, और ये जो उसके पे जो लोन इन्होंने बोरिंग की थी इस पे काफ़ी ज़्यादा लोन भी लिया हुआ चौधरी शुगर पे, और कितने मिलियंस की ये तमाम ट्रांजैक्शंस हैं, ये आपके इल्म में होनी चाहिए। लेकिन जब वो नहीं बता पाई तो मैंने कल भी शायद कहीं बात की थी कि जब नैब को आप जवाब नहीं दे पाते तो अभी बड़ा शोर किया जा रहा है कि जी उन्हें अरेस्ट कर लिया गया या उन्हें ये टाइमिंग ऐसी हो गई। तो नैब के पास मां सवाए एक चीज़ के होती है कि इफ़ यू डोंट हैव द आंसर्स यू आर अंडर अरेस्ट, आप यहाँ तशरीफ़ रखिए और जब आपके पास जवाबात आ जाएंगे तो फिर आप अदालत में भी इनके जवाबात दें। आप बताइए इस कौम को कि जनाब जब आप कहती थी मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी आप क्या कह रहे हैं कि मरीम नवाज साहिबा की बेल उस वक्त तक नहीं हो सकेगी जुडिशल से जब तक इसे कहते हैं कोई एविडेंस वो लेकर नहीं? देखिए बेल पे अभी जो हालिया मिफ्ता इस्माइल का केस आया है उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने बड़ा क्रिस्टल क्लियर कर दिया है कि नैब में अगर बेल होगी तो सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजंस दिए हैं उसकी रोशनी में मां सिवाय हार्डशिप के केस के मेरिट्स को हम टच ही नहीं करेंगे। तो अब बेल होना तो पहले 90 डेज का रिमांड है, बेल होना ना होना इट्स अ वेरी लॉन्ग थिंग। मुझे नहीं लगता कि अनकरीब उनकी कोई बेल वगैरह होगी, लेकिन अब बात ये होगी कि जनाब ये चीज़ें जो सी हैं ये उन्हें जवाब देना पड़ेगा। और मियाँ साहब खुद इसमें आ रहे हैं क्योंकि पहले ये शेयर्स मियाँ साहब के थे, फिर इनको ट्रांसफ़र हुए, और उसके बाद ये जो इनकी फैमिली के दूसरे हैं यूसुफ अब्बास साहब और 2 अफराद और हैं, वो जब डिटेल्स देंगे तो अल्टीमेटली ये हुदैबिया का आपको केस याद होगा जिसमें काजी फैमिली थी, ये एग्जैक्टली उन्हीं फुटिंग्स पे जा रहा है, और मे बी उसको भी इसमें कहीं आके टच कर दिया जाए और ये मनी लॉन्ड्रिंग का एक बड़ा मेगा स्कैम बनेगा जो कि न सिर्फ पाकिस्तान में इसकी आप इसको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, इवन यूके में भी इसको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। अच्छा मजहर अब्बास साहब, अगर मैं आपकी तरफ आऊँ, आपको क्या लगता है कि जिस किस्म की ये फैक्ट्स सामने आ रहे हैं कि मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा के 4.8 मिलियन डॉलर जो मेरा ख्याल है 50 करोड़ रुपए बनते होंगे अगर पुराना भी डॉलर रेट लगाएं, तो ये जो 50 करोड़ रुपए के शेयर उनके नाम आ जाते हैं, ये पैसा उनके पास आ जाता है, लेकिन वो पैसा दर हकीकत उन्हीं का था जिसको घुमा फिरा के लाया गया है और वो कोई जवाब भी नहीं दे पा रही। तो ये तो पॉलिटिकल फ्यूचर, क्या लोग कह रहे हैं कि मरीम नवाज का तो सियासी मुस्तकबिल ही ख़त्म हो गया इस केस के साथ? देखिए मोहित, ऑलरेडी उनके ऊपर वो ऑलरेडी इस वक्त बेल पर हैं, यानी ऑलरेडी एक केस में जो अभी अपील होनी है, तो अभी तो उनका ऑलरेडी सियासी करियर जो है वो लटक रहा है, इसलिए कि अगर वो उनकी अपील रिजेक्ट हो जाती है तो ये तो मुकदमा अभी चलेगा और इस मुकदमे में आगे चल के क्या होता है ये अभी देखना बाकी है। लेकिन ऑलरेडी जिस मुकदमे में मियाँ साहब को भी कन्विक्शन हो गई है और डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, वही मुकदमा मरीम नवाज उसमें है। बहुत से लोगों का ख्याल है, राजा साहब बेहतर बता सकते हैं, कि उसमें बहुत से लोगों का ख्याल है, जैसे कैप्टन सफदर के हवाले से था कि उनकी कम सज़ा है तो हो सकता है कि उनकी सज़ा माफ़ हो जाए। इसी तरीके से मरीम नवाज साहिबा की गालबन 3 साल की उसमें वो थी, अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ऑलरेडी वो 7 साल की थी तो ऑलरेडी जिसमें बेल हुई नहीं उनकी, और ये एक फ्रेश केस।
ऑलरेडी अब ये जो फ्रेश केस है, ये बज़ाहिर जो चीज़ें सामने आई हैं उससे में तो संजीदा है। देखिए मोई प्रॉब्लम क्या हुई है, जितने भी केसेस आप चाहे जरदारी साहब के उठा के देख लें, पीपल्स पार्टी के लोगों पे उठा के देख लें, नून लीग पे उठा के देख लें, पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ का सबसे ज़्यादा क्रिमिनल रवैया रहा है वो ये कि इन्होंने डिक्टेटरशिप्स की बात नहीं कर रहे, डिक्टेटरशिप्स में मैं आपको कमाल चीज़ें कुछ हुई, इन्होंने कभी भी एक्सेस टू इंफॉर्मेशन नहीं दी, राइट टू इंफॉर्मेशन इन्वोक नहीं किया। एक्सेस टू इंफॉर्मेशन क्यों होता है डेमोक्रेसीज में? अगर आपको इत्तलात तक रसाई नहीं है तो ये सीरियस प्रॉब्लम है गवर्नेंस की। इसी वजह से हमने देखा है साल से 85 से ऑनवर्ड्स हमने देखा कि करप्शन की स्टोरीज उस वक्त अखबारात में आती थी जिसकी बुनियाद पे गवर्नमेंट्स डिसॉल्व हुई, लेकिन किसी भी एक गवर्नमेंट ने, हद तो ये है कि जो प्रोफेसर खुर्शीद राइट टू इंफॉर्मेशन ऑर्डिनेंस लेकर आए थे वो नून लीग की गवर्नमेंट में लैप्स हो गया। उसके बाद जो 2002 में ऑर्डिनेंस आया और उसमें एक्सेस टू राइट टू इंफॉर्मेशन वाला, वो भी सही मानों में इफेक्टिवली इंप्लीमेंट नहीं हुआ। तो जब तक आप एक्सेस टू इंफॉर्मेशन नहीं देंगे इसका मतलब ये कि गवर्नेंस में प्रॉब्लम है, इसका मतलब है लोगों को आप सही है। मैं ठीक है, वो बात आपकी क्लियर है। इरशाद भट्टी साहब, पहले जो मजहर जिन केसेस की बात कर रहे हैं वहाँ तो खासा पॉलिटिकल आर्गूमेंट बन रहा था कि भाई ये धक्का पुल है, नैब ज्यादती कर रहा है, जज अंडर प्रेशर था, ये था वो था, हमारे खिलाफ ज्यादती हुई, एक खासा नैरेटिव बना हुआ था। यहाँ तो मुझे ऐसा लगता है कि इतना स्ट्रेट सा केस बन गया है, ये जो आसिफ, ये इनका जो लोथा साहब वाला केस है, ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इतना खतरनाक किस्म का केस बन रहा है कि इसमें तो कोई जवाब ही नहीं बन रहा उनका। देखिए, जवाब तो जनाब स्पीकर से जेल जाने तक जवाब तो नवाज शरीफ साहब ने कोई नहीं दिया। कोई ना कोई कहानी डाल रहे हैं इधर तो सिर्फ सिंपल उन्होंने कहा है कि चूंकि मैंने मुशर्रफ के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा बनाया था, हाँ, इसलिए ये मेरे खिलाफ खुल गए। मरियम से पूछा, उन्होंने कहा चूंकि मैं नवाज शरीफ की बेटी हूँ इसलिए मेरे लिए खुल गए। तो कैप्टन सफदर बेचारा हमारा दोस्त, उसने कहा कि चूंकि मैं इनका बखामद हूँ इसलिए मेरे खिलाफ खुल गए। तो जवाब उन्होंने 400 सवाल जो नैब की वो एहतसाब अदालत उसके भी नहीं दिए, जवाब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं दिए, बल्कि एक जवाब दिया था उन्होंने जनाब स्पीकर वाला, वो सुप्रीम कोर्ट में सियासी हो गया। अब्बे नु जब भी पूछो हाथ पकड़ते हैं, कब्रों पे ले जाते हैं, अब्बा जी जे, ए चाचा जी जे, ए फुफी जी जे, ये ना नहीं पता जे, सानू तो पता को नहीं, मस्कीन उन गरीब उन शरीफ उन, ये पता नहीं कि सारा कुछ कर, यानी ये। और टेक्निकल लोग, इससे आधी मेहनत में मुल्क ठीक हो सकता था, ये इदारे ठीक हो सकते थे, खुदा की कसम। अच्छा, एक और बड़े सूरत तगाबन में है कि औलाद और माल आजमाइश है, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, और औलाद और माल आजमाइश है। लजीज बात सुने, नवाज शरीफ बता चुके हैं कि मुझे तकरीर करने का मशवरा और तकरीर का मवाद जब मुकरे ना, तो मेरी तकरीर का जनाब स्पीकर वाली मवाद किसका था? हुसैन नवाज का। नवाज शरीफ कह चुके हैं कि मैं सियासी आदमी हूँ, मेरा कारोबार से कोई तल्लक नहीं, जो कुछ पता है मेरे बेटे हुसैन नवाज को। नवाज शरीफ के केसों के मेन गवाह गैर मुल्की हुसैन नवाज। मेरी कोई जायदाद नहीं अल्हम्दुलिल्लाह कहकर मरियम जब निकली तो अल्हम्दुलिल्लाह कहकर सारे टीवी इंटरव्यूज़ पे किसने कहा कि साढ़े ही ने गैर मुल्की हुसैन नवाज ने। जीआईटी का तस्वीर लीक मजलूम कौन है? मजलूम हुसैन नवाज। अल-अज़ीज़िया से हिल मेटल तक वो जो पुन्नू खान से ड्राइवर लियाकत करामत वेटर, वो कौन सारे किससे पैसे कौन भेज रहा था? गैर मुल्की हुसैन नवाज। राजा साहब, इससे पहले भी बहुत हमने देखा कि फैक्ट शीट की हद तक, टाइम लाइन की हद तक बड़े कन्विंसिंग केसेस सामने आए। फिर आपने देखा कि कैलिब्री फॉन्ट जो बहुत ही मजबूत केस है, अगर कैलिब्री फॉन्ट कमर्शियली अवेलेबल ही नहीं है तो मैं और आप अपनी कमर्शियल डीड कैसे लिख लेंगे कैलिब्री फॉन्ट से? हमें क्यों आईटी में जाके उसका एस्ट्रैक्ट लगाना है, उसको बनाना है, जैसे कि आपने देखा। लेकिन हमने देखा कि नैब की अदालत तक भी वो केस जो है बाद में साबित ना हो सका। यहाँ आपको क्या लग रहा है? क्योंकि मैं जब इसको देखता हूँ, ये नासिर लोथा वाली पूरी टाइम लाइन को, तो मुझे तो लगता है कि ये फूल प्रूफ केस है, इसमें तो निकलने की गुंजाइश ही नहीं। डॉक्टर साहब, इट्स समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट जो आपने बातें की। एक तो वो जो कैलिब्री फॉन्ट है वो साबित होगी, अदालत ने कह दिया कि ये ट्रस्ट शीट गलत है, ये आपने जेली जमा कराई है, हम अभी फिर दोबारा उन्होंने कह दिया नहीं, वो दैट्स सेपरेट ऑफेंस कि ये जब अपील ख़त्म होगी तो हम उसका ट्रायल करेंगे। उन्होंने अगर उस पर रिलाई करना होता तो मरियम बीबी को सज़ा ना देते। उन्होंने ये होल्ड किया उस अदालत ने कि दिस इज़ अ फेक एंड फोर्ज एंड फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट, जिसको उठा के डस्टबिन में फेंक दिया। अब इन केसेस में जो मुझे इश्यूज नज़र आ रहे हैं, अब जो हमारे मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है आसिफ सईद खोसा साहब, जो बड़ी एक कोर्ट्स बना रहे हैं, मॉडर्न कोर्ट्स बना रहे हैं, वो तो चले जाएंगे नवंबर में, अभी तो ये अगस्त आ गया। उसके बाद वो कोशिश कर रहे हैं कि जी इलेक्ट्रॉनिक इस मुल्क में सिस्टम आ जाए। कोई एक आध कत्ल का केस होता है, वो कहते हैं कि जी इसको मॉडल कोर्ट फौरन डिसाइड करेगी। बट द इशू इन पाकिस्तान इज कि अगर ये केसेस
जैसे कि रेंटल पार के और दूसरे 6-6, 7-7, 8-8 साल चलते रहे, तो फिर इसमें अल्टीमेटली जो हमारा अदालती सिस्टम है उसमें आपको नज़र आएगा कि एविडेंस भी उधर हो जाएगा, आपको हुदैबिया वाले चीज़ें नज़र आएंगी, डिलेज भी आ जाएंगी। तो आई वुड रिक्वेस्ट फ्रॉम योर फोरम कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आसिफ सईद खोसा साहब, जिन्होंने एक जजमेंट दी थी और उस जजमेंट में उन्होंने कहा था कि ये गॉड फादर्स हैं, उस जजमेंट में उन्होंने कहा था कि सिसिलियन माफिया है, उस जजमेंट में उन्होंने कहा था कि बिहाइंड एवरी बिग फॉर्च्यून देयर इज अ बिग क्राइम। उनको ये करना चाहिए कि उन्होंने अपनी जजमेंट में लिखा था कि हम इन केसेस को किसी ब्लाइंड एली में, किसी बंद गली में फेंक के नहीं जाएंगे। अब चूंकि उनकी रिटायरमेंट करीब आ रही है, उस जजमेंट को उन्होंने इम्प्लीमेंट करना है, और अगर इसी अंदाज में ये केसेस रूटीन में चलते रहे तो फिर वो एक जजमेंट मां सवाए एक अफसाने के उसके अलावा नहीं होगा। तो उनको जाने से पहले जो नैब की अदालतें हैं उसमें कुछ ऐसा सिस्टम लेके आए कि यहाँ पे ये मेगा केसेस के स्पीडी ट्रायल्स हो सके और इनका रिजल्ट नजर। ब्रेक ले लें नाज़रीन, ब्रेक ले लें, फिर देखते हैं कि नैब के केसेस और पाकिस्तानी सियासत जो है वो किस नहज पे खड़े आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। मैं सीधा चलता हूँ मज़हर अब्बास साहब की तरफ कराची में। मज़हर, आपने सुना वक्फे से पहले राजा आमिर अब्बास साहब का ये कहना था कि आसिफ सईद खोसा साहब की रिटायरमेंट में 2-2.5 माह रह चुके हैं। आसिफ सईद खोसा उस टीम को लीड करते थे सुप्रीम कोर्ट से, जिसने कौम से ये वादा किया था कि हम इन केसेस को किसी एलए में छोड़ के, डार्क या ब्लाइंड एलए में छोड़ के नहीं चले जाएंगे। राजा आमिर अब्बास साहब का मौक़िफ़ ये है कि नैब एक वीक इदारा है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बहुत वीक है, पाकिस्तान का कोर्ट सिस्टम जो है डेफिनेटिव नहीं है, उसमें एक गालिबन इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, इतनी डिटर्मिनेशन नहीं है। बहुत मजबूत फैक्चुअल केसेस जो आते हैं वो फिर लीगल इश्यूज़ में लीगल लैक्यूनास ढूंढ के उनको लटक जाते हैं। नैब को रेफरेंसेस फाइल करने चाहिए जल्दी, वो नहीं होता, फिर केसेस कई कई साल पर लटकते हैं और आहिस्ता आहिस्ता विल सिस्टम की बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। आपका इस पर क्या तबसरा है? जी, मैं पूरी तरीके से इस चीज़ को सपोर्ट करता हूं कि ये केसेस 6 महीने से साल से ज़्यादा नहीं चलने चाहिए, नहीं प्रोलॉन्ग होने चाहिए। इनके फैसले अपील के लेवल तक, सिर्फ ये नहीं कि आप इनिशियल कोर्ट में वो फैसला हो जाए, क्योंकि हमने देखा है कि एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत एंटी टेररिज्म कोर्ट के फैसले 1 हफ्ते में अंडर द लॉ होने चाहिए थे। 1 हफ्ते में नहीं हुए, महीने लगे, अब फिर साल लग गए। उसके बाद अपील के मरहले पे जब जाते हैं तो 15-15 साल लग जाते हैं। मैं आपको केसेस बता सकता हूं कि फैसले 1 महीने में हुए हैं और अपील में 15-15 साल लग गए हैं। बिल्कुल ये होना चाहिए, लेकिन क्या राजा आमिर साहब की अपनी कम्युनिटी इसको सपोर्ट करेगी? प्रॉब्लम वकला में आती है। जो एंटी टेररिज्म कोर्ट के जजेस थे उनके बारे में खुद हाई कोर्ट्स के लेवल पे वो जजेस का एक माइंडसेट था कि जी एंटी टेररिज्म जो के फैसले जो होते हैं उसमें पूरी लीगल चीज़ें कवर नहीं की जाती, तो उनके केसेस को बाय डिफ़ॉल्ट सही नहीं समझा जाता था। और ज़्यादातर केसेस में हमने फिर देखा कि अपील के मरहले में मुल्ज़िम छूट जाते थे। तो ये चूंकि फाइनेंशियल क्राइम है, और बिल्कुल ये बात ठीक है कि इतने हाई प्रोफाइल क्राइम में जहां पब्लिक फिगर्स हों, उनके केसेस हों, इवन अदरवाइज भी केसेस 6 महीने से साल के अंदर अंदर अपील के मरहले से क्रॉस होके एक फाइनल, चाहे वो उसके हक में आए या खिलाफ आए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है बिल्कुल। लेकिन क्या गवर्नमेंट इस सिलसिले में, क्योंकि एक प्रॉब्लम जो आती है वो ये आती है कि राजा साहब बिल्कुल मज़हर आपने सही कहा, लेकिन हाँ, इसको मैं थोड़ा राजा साहब के पास दोबारा ले जाऊं। नाज़रीन, ये बड़ा दिलचस्प पॉइंट है। एक बहुत लीगल एक्सपर्ट हैं, एकेडमिक भी हैं, उनसे मेरी बात हो रही थी। वो कह रहे थे कि पाकिस्तान में, उन्होंने मुझे ये बताया कि 80% से ज़्यादा जो वकला हैं, गालिबन 90% जो वकला हैं, वो सिर्फ ज़मानत की हद तक उनकी वकालत जो है चलती है, वो इस किस्म की रिलीफ दिलवाते हैं। और एक दफ़ा पाकिस्तान में जब किसी मुल्ज़िम को ज़मानत हो जाती है, और ये हम देख रहे हैं, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये केस जो है उसका डेड हो जाता है। तो लीगल कम्युनिटी का वेस्टेड इंटरेस्ट है वकला का ज़मानत दिलाने में, इसी के पीछे पूरी सियासत जो है वकला बरादरी की घूम रही है। जनाब राजा आमिर अब्बास साहब, क्या कहेंगे आप? देखिए डॉक्टर साहब, लीगल कम्युनिटी या लीगल फर्टेनिटी का आप देखिए, वो जमानतें भी दिलाएंगे, वो केसेस को प्रोलॉन्ग भी करते हैं, तारीखें भी लेते हैं, लेकिन इट डजंट मीन कि अगर पास्ट में ये होता रहा तो आपने मुस्तकबिल में उसी पैटर्न पे चलना है। लेकिन पूरा ढांचा ही ऐसा बना हुआ है कि जमानत हो जाए, रिलीफ हो जाए। सर, ये ढांचा करप्शन का भी बना हुआ था। ये वही ढांचा था कि जो आपके सामने अब मरियम बीबी, वकला ही इसका आ रहा हूँ, ये वही ढांचा था कि आपके एक्स प्राइम मिनिस्टर्स, आपके एक्स प्रेसिडेंट, आपके दूसरे तीसरे वजीर आजम, आपका लीडर ऑफ अपोजिशन
पोजीशन जिसके 500 अरब की हम बातें सुन रहे हैं, ये पूरा ढांचे को अब गिराने का वक्त है, चाहे उसमें लीगल फर्टेनिटी कोई अगर गंदा रोल प्ले करती है उसे भी ख़त्म करना। देखिए डॉक्टर साहब, बात ये है कि ये केसेस जोन से हैं 8, 10, 20 जोन से हैं। आपने अगर एहतिसाब के अमल को वाकई ही इस मुल्क में लाना है तो ये ऊपर से नीचे की तरफ ट्रैवल करेगा, नीचे से ऊपर नहीं करेगा। यू डिसाइड दिस केसेस। इसमें क्या होता है, इसमें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। आप डेली की बेसिस पे वो डॉक्यूमेंट्स एग्जिबिट कराइए, उनको जाके एविडेंस एक्ट के तहत देखिए और उसमें एक फैसला दें। और मज़हर ने दुरुस्त बात की कि जो अपील्स होती हैं उनको भी 8-8 महीने 8-8 साल लटकाए नहीं। अब मियाँ साहब की एवेंफील्ड की अपील्स लगी हुई हैं, तो देश केसेस शुड बी आपको मेड। लग रहा है कि केसेस कहीं जाएंगे अल्टीमेटली, कि इस तरह लटक के आसिफ सईद खोसा रिटायर हो जाएंगे 2.5 महीने में, उसके बाद वेली कमज़ोर हो जाएगी सिस्टम की? नहीं, एक तो आसिफ खोसा साहब को बड़े इंटेलेक्चुअल जज हैं और उनको एक काइंडली कर दें, अगर नैब के सारी जो अदालतें इनको मॉडल कोर्ट्स में कन्वर्ट कर दें तो ये इस मुल्क पे बड़ा एहसान होगा। और एक रख दें, जो ब्रेक से पहले राजा आमिर अब्बास ने कहा, एक रख दें कि ये 2 महीने में या 3 महीने में हर केस का होगा, जो भी होगा, इरशाद भट्टी का हो या नवाज शरीफ का हो, जो इस केस में इसमें आएगा वो 3 महीने में होगा। दूसरी नासर लूथा, और ये जो है ये ओपन एंड शट केस है। चौधरी शुगर मिल वो केस है, मुझे हैरानगी होती है कि फ्लैगशिप एवनफील्ड फ्लैगशिप और अल-अज़ीज़िया से बड़ा केस है, ये ओपन है। नासर लूथा ने पिछले हफ्ते आके इस्लामाबाद में एक छोटा सा इशू उठा के, नहीं 2010 में भी इसका एक लेटर लिखा गया था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक इशू उठा लिया कि जी आपने प्राइस डिटर्मिनेशन तो की ही नहीं है, बाकी सारे केस को उसके मेरिट पे देखा ही नहीं, उस नुक्ते को बना के इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बेल दी। सर, जब आपका एक बंदा मौजूद है, कतरी तो नहीं ना आया, ये तो कहते हैं, इन्होंने तो कहा है, जो पिछले हफ्ते आके उन्होंने नैब को बयान दिया, मजिस्ट्रेट के सामने भी बयान दिया, उन्होंने कहा मैं अदालत में भी आऊँगा, मुझे इस पाकिस्तान से मोहब्बत करने की सज़ा मिली है, ये उन्होंने कहा है। और वो आएंगे अदालत में, जब एक गैर मुल्की जो खाता पीता है, जिसको पैसों की ज़रूरत नहीं है, वो आके कहेगा कि मुझे इस तरह इन मेरे भाइयों ने, बेनज़ीर भुट्टो ने मिलवाया था जरदारी साहब को नासर लूथा से, उन्होंने ताल्लुक़ निभाने वाले हैं वैसे जरदारी साहब, भाई बनाया और फिर चूना लगाया। मज़हर, अगर हम थोड़ा सा इसको समअप कर लें सारी डिस्कशन को, जिस तरह से ये केसेस चल रहे हैं, ओपन एंड शट केसेस हैं, जितना मामला आगे बढ़ चुके हैं, जिस किस्म की गिरफ्तारियाँ, आपको लगता है कि पाकिस्तान की सियासत अब आगे को चलेगी? अब ये पीछे मुड़ के शरीफ ख़ानदान और जरदारी ख़ानदान के पास वापस नहीं आती? ऐसा लगता है कि अब ये PTI के अंदर से हो सकता है कोई धड़े निकलें, कोई इमरान खान के नए मुखालिफ निकलें, ये पॉलिटिक्स अब किसी नई स्टेज पे चली गई है, इस पे पीछे की सियासत री-इरेक्ट नहीं हो सकती? व्हाट्स योर कमेंट ऑन दैट? देखिए मोहित, ये अभी कहना डिफ़िकल्ट है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह हो सकता है नवाज शरीफ जो है वो इलेक्शन में हिस्सा, ज़ाहिर है वो ऑलरेडी डिस्क्वालीफाई हो सकता है, कल जरदारी साहब के साथ भी ये हो जाए और बिलावल और मरियम नवाज के साथ भी हो जाए। लेकिन क्या पीपल्स पार्टी एज ए पार्टी या मुस्लिम लीग नून एज ए मुस्लिम लीग नून, उसका जो वोट बैंक है उस तक ये बात किस हद तक ट्रांसलेट होके जा रही है? जब ये कन्विक्शन होगी, नवाज शरीफ की कन्विक्शन हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी जो मुस्लिम वो नहीं देख रहे, ये सब कुछ वो नहीं समझते, इसको अपनी जगह नजर आ रहा है। वही मैं यही तो कह रहा हूं कि यही टेस्ट है। अब ये लिटमस टेस्ट कहां होगा? जैसे लोकल बॉडीज इलेक्शंस हो रहे हैं, क्या नून लीग के अंदर ये कोई अपराइजिंग होगी? नून लीग के अंदर, पीपल्स पार्टी के अंदर कोई चीज होगी? अगर ये नहीं होती और उसका वोट बैंक अपनी जगह इंटैक्ट रहता है, पीपल्स पार्टी का वोट बैंक अपनी जगह इंटैक्ट रहता है, जो कि श्रिंक हो गया है, श्रिंक होकर सिंध तक आ गया है। लेकिन अगर नून लीग का पंजाब में वोट बैंक अपनी जगह रहता है, उसकी बड़ी वजह आपने ये सवाल उठाया और ये सवाल आप कह रहे हैं कि क्या ये रिसरेक्ट होंगे दोबारा? और पीछे की इलेक्शन जो सियासत है, पीछे की सियासत क्या थी? पीछे की सियासत यही थी कि 30 साल की लूटमार थी। पीछे की सियासत यही थी कि खानदानों की सियासत थी ना। खानदानों की सियासत क्या थी? वो सियासत लूटमार, प्लंडरिंग एंड ये सियासत थी। और अपनी फैमिली को, अगली जनरेशन को आपने लेके आना था। अब ऑब्वियसली अगर आप रिवर्ट बैक उस पे जाएंगे तो फिर पाकिस्तान के वोट बैंक उनके इंटैक्ट। देखिए कौन सा वोट बैंक? आप इलेक्शन तो 5 साल वेट कीजिए, उसके बाद वोट बैंक की बात करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि वोट बैंक किस तरफ जाता अगर है। अगर सही केसेस चलते हैं तो वोट बैंक तो होगा, वोट लेने वाले नहीं होंगे। वोट लेने वक्त हमारा खत्म हो गया। मज़हर अब्बास साहब का ख्याल है कि वोट बैंक इनके इंटैक्ट हैं, लेकिन बहरहाल ये सारी डिस्कशन आपने देखी कश्मीर से चल के पाकिस्तान की दाखिली सियासत और नैब के केसेस, जिसमें ऐसा लगता है कि मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा के खिलाफ अब जो नैब केस लेके आई है वो तो बिल्कुल ही ओपन एंड शट किस्म का केस है, उससे उनका सियासी मुस्तकबिल खासा मुश्किल में नजर आता है। नाज़रीन, आज इतना ही। कल कश्मीर ही के हवाले से एक बहुत अहम डिस्कशन करेंगे। कीप वॉचिंग टुमारो इंशाल्लाह।
है।